नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द हो सकता है। कभी भी इसकी डेट अनाउंस की जा सकती है। कभी भी का मतलब है कि हो सकता है हफ्ते भर के अंदर या हो सकता है 2 दिन के अंदर इसकी डेट जारी हो जाए और आपका एग्ज़ाम 1 से 1.5 महीने के अंदर आराम से हो जाएगा। तो उसके लिए जो रिवीजन मोड है, जो रिवीजन क्लासेस है, वो आज से स्टार्ट है। अब समझिए इसमें है क्या। इसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज चीज़ें कवर होंगी, वो भी क्वेश्चंस के माध्यम से। जैसे आज टॉप 50 क्वेश्चन का जो पहला स्लॉट है इसको हम लोग कवर करने वाले हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके। तो एक्सप्लेनेशन जरूर देखना। इससे दो चीज़ें हैं, एक आपके प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन के माध्यम से, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दूसरा ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ छोटा क्या चीज़ है हमारा। तीसरी चीज़ आपका रिवीजन होता जाएगा। जो एक्सप्लेनेशन करूँगा उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा और उसको अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। तो उससे आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। और पिछली बार जो पेपर हुआ था 17-18 फरवरी को, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने फंसाए थे। अगर आपने न देखा हो ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। लेकिन वो पेपर रद्द हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो पड़ेगा तो आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है। यानी कि गाजियाबाद जनपद जो है यूपी में, उसमें आलमगीरपुर है। तो ये पुरातात्विक सामग्री किसको प्रतिबिंबित करती है? हड़प्पा सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को, मौर्य सभ्यता को, या गुप्तकालीन संस्कृति को? किस संस्कृति से संबंधित है आलमगीरपुर? तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, ये भैया संबंधित है हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा संस्कृति। आलमगीरपुर है कहाँ पर? तो भैया ये मेरठ वाले क्षेत्र में पड़ता है। मेरठ यूपी वाले क्षेत्र में है। और आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर दक्षिण छोर और सबसे पूर्व और पश्चिमी छोर कौन कौन सा है? तो मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो। देखिए ये कुछ इस प्रकार से है। और अगर सबसे ऊपर देखोगे तो आपको मिलेगा मांडा, जो कि है आपका जम्मू कश्मीर में, जो कि है चिनाब नदी के किनारे। और अगर हम लोग इधर साइड देखेंगे तो हमें मिलेगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि है भैया मेरठ, जो कि है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी। दक्षिण में देखेंगे तो मिलेगा दैमाबाद, जो कि है महाराष्ट्र में, जो कि है पोरवा नदी के किनारे। पोरवा नदी गोदावरी की सहायक है, तो कभी कभी गोदावरी भी आ जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। और इधर साइड देखेंगे तो सुतकांगेडोर, ये आपका बलूचिस्तान में पड़ेगा और ये दास नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है छोर है, मतलब दैमाबाद महाराष्ट्र से नीचे सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल नहीं है। इधर मेरठ के इधर साइड कोई भी स्थल नहीं है। क्लियर हो गई चीजें? चलो आगे देखें। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र? सिंधु घाटी से। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पे है? मेरठ में। तो भैया ये तो उत्तर प्रदेश में है। तो तीसरा तो बिल्कुल कंफर्म होगा। तीसरा ऑप्शन बी में नहीं है, तुरंत काट दो, ठीक। अब देखिए कालीबंगा जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो कि है राजस्थान में। और कालीबंगा से कांच की चूड़ियाँ और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ए नहीं हो सकता, तो ए इसमें है, काट दो। अब बात करें हुलास, तो हुलास आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये सहारनपुर में पड़ता है। यूपी में बहुत सारे ऐसे ऐसे स्थल आएंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम आएंगे, शहरों के पुराने नाम आएंगे, उनको आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लोथल आपका भोगवा नदी किनारे गुजरात में है। तो 3 और 4, ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन यूपी से संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? जाहिर सी बात है, जो संधियां हैं उसमें यूपी को संयुक्त प्रांत ही कहा जाता था, ठीक है। तो देवबंद आंदोलन एक हुआ, कहाँ हुआ? तो देवबंद नाम याद रखना है, ये नाम किससे संबंधित है? तो ये नाम भैया संबंधित है सहारनपुर से। देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? सहारनपुर। देवबंद नामक स्थान भी कहाँ है? सहारनपुर में। कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ भैया 1866 में, जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री।
तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको देवबंद आंदोलन या तमाम तरीके के आंदोलन है आधुनिक भारत के आंदोलन उनको बताऊंगा, ठीक है। 1857 के बाद से जो आंदोलन हुए उनमें से संबंधित है। अब किससे संबंधित है, मतलब किसने इसकी स्थापना की है, इसकी शुरुआत की, तो मौलाना हुसैन अहमद, याद रखना है, मौलाना हुसैन अहमद। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बेगम समरू ने एक चर्च का निर्माण करवाया। बेगम समरू का अगर मैं सन लिखूं तो लगभग 1753 से 1836 के करीब इनका नाम आता है। और इनके जो हस्बैंड थे तो ये क्या कहते हैं, जो रियासतें थी उनको सैन्य सेवाएं प्रदान किया करते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो बेगम समरू ने एक चर्च का निर्माण करवाया, कहाँ करवाया, मेरठ में। कहाँ करवाया, मेरठ में। अब मेरठ तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो समझिए मेरठ में एक मेला लगता है, मेला। कौन सा मेला है, मेरठ में एक मेला लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जिसका नाम है सरधना मेला। तो आपसे कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है सरधना मेला कहाँ पे लगता है, तो मेरठ में लगता है, ध्यान रखना। तो बस ऑप्शन सी सरधना में, ठीक है। तो वहीं पर नाम इसका है सरधना। चलिए आगे देखते हैं। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो नवाब सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और इसकी जो बेगम है या वाइफ है उसका मकबरा है बहू बेगम का मकबरा। यह आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ बना हुआ है। तो ध्यान रखना भैया कहाँ पे है, ये भैया फैजाबाद में है, फैजाबाद या अयोध्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक चीज बता दो, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न मैं करवाऊंगा टॉप 50 या कभी कभी टॉप 100, इनको छोड़ना मत, क्योंकि ये बिल्कुल रामबाण है, खासकर यूपी पुलिस या यूपी SSSC जैसे एग्जाम के लिए, या यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बहुत छठे छठाए क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने इसको रिवीजन मोड में रखा है, ताकि आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो आप नोट कर लोगे, और आ रहा है तो आप रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जोश, मलिहाबाद, रघुपति साहेब फिराक, कानपुर, जिगर, मुरादाबाद, चकबस्त, लखनऊ। ये है कौन, ये सब प्रसिद्ध कवि हैं, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कवि हैं। इसमें से जोश का संबंध मलिहाबाद से है जो कि लखनऊ में पड़ता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिगर मुरादाबाद में पड़ता है, बिल्कुल सही है। चकबस्त लखनऊ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। रघुपति साहेब फिराक कानपुर से संबंधित नहीं है भैया, ये गोरखपुर से संबंधित है। आपने नाम सुना होगा रघुपति साहेब फिराक, फिराक गोरखपुरी, ये नाम अक्सर किताब में सुना होगा, फिराक गोरखपुरी, ठीक है। तो ये फिराक जो है रघुपति साहेब फिराक पूरा नाम है, कहां से संबंधित है, गोरखपुर से। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और ध्यान रखना है पूछा गया नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। अमीर खुसरो, एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। देखिए अभी मैंने आपको बताया है अमीर खुसरो, जोश जोश बताया मैंने आपको, मलिहाबाद बिल्कुल सही है। मिर्जा गालिब आगरा बिल्कुल सही है, मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। एक चीज ध्यान रखना है मिर्जा गालिब के बारे में, जब 1857 की क्रांति थी उस समय दिल्ली में जो नेतृत्व कर रहा था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जो कि अंतिम मुगल शासक था। इसी समय जो गालिब थे वो दिल्ली में मौजूद थे। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में कौन सा प्रसिद्ध कवि मौजूद था, तो गालिब, ठीक है। कई बार आया है यूपी जीके में। अमीर खुसरो का जन्म एटा कासगंज में हुआ था, बिल्कुल सही है। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ था। इनका संबंध भैया शाहजहांपुर से है, शाहजहांपुर। और जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में, तब उसमें इनको फांसी दे दी गई थी। कहाँ, गोरखपुर में। इनको फांसी कहाँ हुई थी, गोरखपुर में, ठीक है। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। तो भाई आगरा में जन्म किसका हुआ था, अमीर खुसरो का तो हम लोगों ने अभी देखा है, एटा कासगंज, हटा दो इसको। फिराक गोरखपुरी, तुरंत नाम याद आना चाहिए कि रघुपति सहायक
या फिराक गोरखपुरी, ठीक है। मीर का पूरा नाम मीर तकी। और गालिब, तो देखो गालिब का जन्म आगरा में हुआ, ये मैंने आपको बताया अभी, लेकिन 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में मौजूद थे। जो मीर तकी हैं इनका भी जन्म आगरा में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे भैया ए और डी बोथ आर राइट, ठीक है, ये दोनों सही है आपके। तो ध्यान देना है, कभी कभी ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आयोग इनमें पूरे नंबर देता है ना, एक नंबर जो है पूरे नंबर देता है, ए और बी दोनों सही कर देता है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखें। इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो पहली बात तो ये समझो कि एल्फ्रेड पार्क कहाँ पे स्थित है, तो भैया इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। अब एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है किसके नाम पर? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो ध्यान रखना है चंद्रशेखर आजाद। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने यहीं पर उन्होंने खुद को गोली मारी थी। ध्यान रखना एल्फ्रेड पार्क में। और कभी कभी इसको कंपनी बाग भी बोल दिया जाता है, कंपनी बाग, ठीक है। चलो नेक्स्ट। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? सबको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थित है। इसकी अगर मैं स्थापना की बात कर लूं 1957 में। क्लियर? बस नेक्स्ट। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन, तो भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो भैया ये स्थित है वाराणसी, बनारस में। और इसी से आपको ध्यान रखना है, भारत कला भवन तो वाराणसी में ही। एक वाराणसी में भारत माता मंदिर भी है, भारत माता मंदिर, ठीक है, दोनों वाराणसी में, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अब बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या पूछा गया है वो देखो। विंध्याचल, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ, संगवेरपुर, फैजाबाद। आप समझिए पूछा क्या गया है। इसमें ओरली हमसे पूछ रहा है कि विंध्याचल का क्षेत्र मिर्जापुर में पड़ता है, हस्तिनापुर का क्षेत्र मेरठ में आता है, देवा शरीफ का क्षेत्र बाराबंकी में आता है और संगवेरपुर का क्षेत्र फैजाबाद में आता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई ए सुमेलित है, सी सुमेलित है, बी सुमेलित है। देवा शरीफ मेरठ भी लगता है बाराबंकी में, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद में नहीं। फैजाबाद मतलब अयोध्या, श्रृंगवेरपुर आपका है प्रयागराज में। कहाँ भैया? प्रयागराज में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है। तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है ये बिठूर में है। बिठूर आपका कानपुर में है। बिठूर आपका गंगा नदी के किनारे है। ये भी पूछ लिया जाता है कि बिठूर किस नदी के किनारे है, मिलान में आ जाता है कभी कभी, तो गंगा नदी के किनारे है, ठीक है, ध्यान रखना है। कालपी आपका यमुना के किनारे है, ठीक। चल नेक्स्ट। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? देखिए मैंने आपको बताया था भारत कला भवन एक आया था, भारत कला भवन, और इसी मैंने आपको बताया था भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर। और मैंने बताया था दोनों भैया आपके वाराणसी में है। कहाँ? बनारस में, वाराणसी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आए भी हैं और आते भी रहेंगे, ध्यान देना, जब तक पैटर्न कोई चेंज नहीं होता। सारनाथ स्थित है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश में है और सारनाथ में आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने क्या किया था। गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था? बिल्कुल नहीं, सर्वाधिक उपदेश दिया था। क्षमा चाहता हूं, पहला उपदेश दिया था ने, प्रथम है ना। सर्वाधिक जो है वो श्रावस्ती में दिया था, है ना। प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश दिया था तो इस घटना को क्या बोला गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है। दयाल बाग, तो पहले तो दयाल बाग कहाँ पे स्थित है ये हजारों बार पूछा गया है। तो कहाँ पे स्थित है भैया? ये आगरा में स्थित है। दयाल बाग किससे संबंधित है, किस व्यक्ति से संबंधित है, किस पंथ से संबंधित है? इससे आ जाएगा तो राधा स्वामी पंथ, राधा स्वामी पंथ से संबंधित है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। फतेहपुर सीकरी, जौनपुर सिटी, आगरा सिटी, जामा मस्जिद, बदायूं वाली, ठीक है। देखिए फतेहपुर सीकरी
को हम मिला देंगे अकबर से, क्योंकि फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करवाई थी। फतेहपुर सीकरी में ही पंचमहल है जो कि अकबर ने बनवाया था। जौनपुर, ये आगरा ले लें, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में, ठीक है। जौनपुर नगर या जौनपुर सिटी की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी अपने भाई जौना खां की याद में। और जामा मस्जिद, बदायूं वाले जामा मस्जिद की स्थापना इल्तुतमिश ने करवाई थी, क्योंकि इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का ही गवर्नर था। जामा मस्जिद बहुत सारी हैं, एक तो ये बदायूं वाला आ गया, तो इल्तुतमिश। जामा मस्जिद एक संभल में है, संभल वाली जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? अकबर ने। एक शाहजहां ने बनवाई थी, है ना। तो कई सारी जामा मस्जिद है। तो आपसे अगर पूछा जाए जामा मस्जिद कहाँ पे है, तो आप पहले पूछोगे कहाँ की जामा मस्जिद, ठीक है। तो ए का हो गया 3 और ए का 3 जैसे ही हो गया, तो हमें ऑप्शन ए ही मिल गया। ध्यान देना है, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं मिलान करने को कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पता करना रहता है, सिर्फ एक, और आपके चारों मिल जाते हैं और आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सही हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे तो बिल्कुल दिमाग खोल के बैठना है एग्जाम हॉल में। चलिए नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। फिर से मिलान वाला प्रश्न है। कनक भवन, कामदगिरी पर्वत, कालिंजर दुर्ग, देवा शरीफ का। देखिए, कामदगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में है, कालिंजर दुर्ग आपका बांदा में है, देवा शरीफ अभी हम लोगों ने देखा बाराबंकी में है, और कनक भवन आपका अयोध्या में है। एक चीज आपको पकड़नी है तो आप पकड़ लो, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट काफी फेमस है, तो बी का 3 मान लीजिए आपको पता है, बी का 3 ऑप्शन बी इज द राइट हो गया आपका, ठीक है। आगे देखेंगे, फिर से मिलान करना है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतें हैं और स्थान है। तो अभी हम लोगों ने देखा कामदगिरी पर्वत जो कि चित्रकूट में है, डी का 1 और डी का 1 जैसी मिला, तो डी का 1 इसमें और इसमें है, मतलब ए और डी तो किसी भी हालत में आंसर नहीं हो सकता, ठीक। उसके बाद देखो जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद कौन सी हमें नहीं पता है, छोड़ दो। 84 गुम्बद, तो 84 गुम्बद याद होना चाहिए आपको, जालौन में है, जालौन में है, तो ए का 4 ए का 4 दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं। बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप का मतलब है कि जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, तो सी का हो गया 2, सी का 2 जैसी हो गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट, और इसमें भी हमसे मिलान करने को ही बोला गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करना है, 1946 पहले मैं उठाता हूँ। क्यों, इसी को क्यों उठाया? क्योंकि आपने एक प्रश्न बहुत ही वनडे एग्जाम में देखा होगा, आपसे पूछा जाता है या आपने प्रैक्टिस सेट में देखा होगा कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था स्वतंत्रता के समय। तो 1946 में स्वतंत्रता के समय भैया मेरठ में हो रहा था, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी। डी का हो गया 3, डी का 3 2 में है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। 1936 में भैया आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था, बहुत ही प्रसिद्ध अधिवेशन था, क्योंकि इसमें अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी हुई थी। तो सी का हो गया 1, और सी का 1 जैसे ही हुआ तो बस हमारा कौन सा सही हो गया? सी, सी इज द राइट। बताइए कोई दिक्कत हुई? 1905 वाला ये हुआ था वाराणसी में, मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, मैं लिख दे रहा हूँ कौन सा कौन अध्यक्ष था। 1892 वाला हुआ था प्रयागराज में। तो देखिए अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो इस समय अध्यक्षता कर रहे थे पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में अध्यक्षता कर रहे थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ये डब्ल्यू सी बनर्जी वही हैं जो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे। और वाराणसी में अगर बात करूं तो वाराणसी में कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर का दुर्ग या कालिंजर का किला बहुत ही प्रसिद्ध किला है जो कि बांदा में है, सबको पता है, ठीक है। कामदगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में है, 84 गुम्बद आपका जालौन में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट,
फिर से मिलान करने को आ गया है और इस बार उत्तर प्रदेश के बारे में चीज़ें बतानी है, नाम का परिवर्तन हुआ। ठीक है, बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये मैं आपको हालांकि बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल ओरली बताऊंगा। देखिए, उत्तर पश्चिम प्रांत, सॉरी उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है, ये आपका 1836 में हुआ था, 1836। तो आप डी कर दो। ए का चौथा इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, ये हुआ था, आगरा अवध मिलाकर संयुक्त प्रांत हुआ था 1902 में, लेकिन 1902 कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसको अलग से लिख दूंगा 1902। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आपका हुआ 24 जनवरी 1950 को, तभी जाके 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाई जाती है। तो डी का हो गया एक। और संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत हुआ था आपका 1937 में, तभी जाके 1937 के बाद फिर परिवर्तन हुआ 1950 में, संयुक्त प्रांत के बाद सीधे उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 1902 वाला थोड़ा सा इधर करेक्शन कर लेना, ये आपका गलत है। 1877 वाला आपका गलत है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन भी गलत होंगे इसी हिसाब से। ठीक, तो ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। आगे, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था, लेकिन ये मनाना कब से शुरू हुआ? ये 2018 से मनाना शुरू हुआ। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश के कितना भौगोलिक प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंकड़े, इसी टाइप के आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं, कोई नए नए आंकड़े नहीं आते हैं, पुराना ही डेटा आपसे पूछा जाता है जो फिक्स डेटा है। चलिए, क्या बोला गया? भौगोलिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए तो 7.33% है, लेकिन अगर यहीं पूरे भारत का पूछा जाए विश्व में तो 2.43% है। ठीक है, तो ये भारत का है और ये उत्तर प्रदेश का है, दोनों का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है या अंगीकार किया है या लिया है, कुछ भी हो जाए, और इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखूंगा। तो आपने उत्तर प्रदेश का सिंबल देखा होगा, इस प्रकार का गोला है, इस प्रकार का धनुष है, तीर है और दो मछलियां बनी हुई हैं, इस टाइप का आपने देखा होगा। तो वही बोला गया है कि दो जो जुड़वा मछलियां हैं, जुड़वा मछली, ये कहाँ से लिया गया है? ऐसे ही उठा लिया गया है क्या? नहीं, ये लिया गया है भैया रूमी दरवाजा से। रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में है। डायरेक्टली आपसे यही बार हजारों बार क्वेश्चन आया है कि रूमी दरवाजा कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, इसमें क्या है, आपको मैप अच्छे से पता होना चाहिए, मैपिंग अच्छे से आनी चाहिए। किसकी मैपिंग? एक तो वर्ल्ड की भी आनी चाहिए, इंडिया की भी आनी चाहिए। अब चूंकि यूपी का पेपर दे रहे हो तो यूपी का भी आना चाहिए। यूपी में सबसे पहले आपको बॉर्डर पता करना है, बॉर्डर, बॉर्डर से जितने भी देश लगे हैं, जितने भी राज्य लगे हैं, अब भारत सॉरी यूपी के कौन कौन से जिले लगे हैं, यूपी के जिले कौन कौन से लगे हैं, किस किस से टच हो रहे हैं, ये आपको पूरा अपने से पढ़ना है। ये कोई पढ़ाएगा नहीं, और जो पढ़ाएगा तो उससे समझ में किसी को नहीं आता है। ठीक है, पहले बता दूं, आप करो क्या, सीधे मैप लो, मैप में आप बोलते जाओ इधर से ये है, इधर से नेपाल है, इधर उत्तराखंड है, नीचे मध्य प्रदेश है, कौन कौन से जिले हैं, बिल्कुल क्रम वाइज पढ़ते रहोगे, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या, इसका आंसर क्या है? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर जो है नेपाल से साझा नहीं करता, और नेपाल एकमात्र देश है जो भारत सॉरी यूपी के साथ टच हो रहा है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है कि अन्य देश, तो एक ही देश यूपी से लग रहा है, कौन है? नेपाल। नेपाल से कौन टच नहीं हो रहा है? तो भैया पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये सभी हो रहे हैं, लेकिन बस्ती टच नहीं हो रहा। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपको मैप से ही कवर करने हैं, और कोई इसका रास्ता नहीं है। अभी हो सकता है आप रट लो, लेकिन एग्जाम टाइम में भूल जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से मैपिंग से ही पढ़िए इसको। आगे देखें क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद जो है लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी कभी कभी पूरा नहीं आता, केवल खीरी लिखा हुआ आता है। और सबसे छोटा संत रविदास नगर या भदोही। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और यूपीएसआई 21 में आया हुआ है। आप समझ लीजिए कि एसआई में और 21 मतलब लेटेस्ट पैटर्न पे है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो, राजकीय पक्षी जो है वो है सारस। सारस नहीं आएगा ऑप्शन में तो कभी कभी क्रॉच आ जाता है। ठीक है, अब पूरे भारत का जो राष्ट्रीय है वो है मोर। ठीक, तो ध्यान रखना दोनों का, कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी। जैसे राजकीय पशु यूपी का है तो राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच जैसे हमने बताया। वृक्ष क्या है? अशोक है। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या टेसु भी कभी आ जाता है। ठीक है, और राजकीय खेल क्या है? हॉकी। और राजकीय चिन्ह में एक गोला बना है, उसमें जुड़वा मछलियां हैं जो कि रूमी दरवाजा लखनऊ से ली गई हैं, और एक धनुष तीर है। ठीक, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? देखिए, कितने राज्यों से बोला है? 8 राज्य, 1 यूटी, 1 देश। ये क्रम बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है, और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब अन्य देश मतलब नेपाल। तो राज्य बोला गया है केवल, तो 8 करेंगे, 9 नहीं करेंगे। कई लोग 9 बताते हैं, गलत है। ठीक, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? मतलब उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य टच हो रहा है, ये बोला गया है। देखो, पंजाब कहीं से टच नहीं हो रहा, आंध्र प्रदेश बहुत नीचे है, पश्चिम बंगाल कहीं से टच नहीं हो रहा, राजस्थान जो है टच होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कांस्टेबल में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अभी हम लोगों ने देखा है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, इसके बाद सोनभद्र है। ठीक, तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है कौन है? सारस। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास। और यूपीपी कांस्टेबल 18 में आया हुआ प्रश्न है, इसका मतलब है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है री एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। तो पूर्व का ग्रास, तो देखिए पूर्व का ग्रास कहा जाता है कन्नौज को, रट लेना बिल्कुल अच्छे से। और कन्नौज भैया वर्तमान में किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। इत्र के लिए भैया बहुत प्रसिद्ध है कन्नौज। और कन्नौज से कौन जीता है? अखिलेश यादव। ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स या इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, अखिलेश यादव। चलिए, हो गया ये पूर्व का ग्रास कन्नौज। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यही क्वेश्चन आपसे कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, कई बार। आपको कुछ नहीं याद करना, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एक ही देश लग रहा है, उसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोला जाता है। कौन सा देश है? नेपाल। बस नेपाल, बस हो गया, काम खत्म। कुछ भी इसके अलावा नहीं समझना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब ये होता है कोई दूसरा देश, और यूपी से एक ही देश है जो कि है नेपाल, बस। ठीक है, तो ये हम लोगों के जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितना एक्सप्लेनेशन हो सकता था मैंने बखूबी अपना काम किया। अगर आप चाहते हो और डिटेलिंग हो, और डिटेल्ड आपको बताया जाए, तो आप कमेंट में बताना एक बार। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में बेहतरीन लेक्चर के साथ। और अगर आप ये कंटिन्यू करते रहते हो तो यकीन मानो जब भी यूपीपी री एग्ज़ाम होगा आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फायदा का मतलब डायरेक्ट बोलता हूँ, आपको प्रश्न मिलेंगे बस, जैसे आपको 17-18 फरवरी को मिले थे, बिल्कुल उसी प्रकार से प्रश्न मिलेंगे। तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।